नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का सॉल्यूशन। आइए हम देखते हैं जो पेपर आया है इस साल का, जो वो वार्षिक परीक्षा के लिए बिल्कुल अच्छी तैयारी का मौका है। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं और वार्षिक परीक्षा में इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये इनके आने की संभावना बनी रहेगी। तो आप त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा के तीनों पेपरों को आप अच्छी तरह से, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनका अच्छी तरह से हल कर लें और उसकी तैयारी कर लें ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा अच्छे से हो सके। तो चलिए आज हम करते हैं शुरू हमारा आज का वीडियो। आज हम इसका समाधान आपको बताएंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है F बराबर ई बटे क्यू, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, F बराबर ई माइनस क्यू। तो सही आंसर इसका होगा F बराबर क्यू ई। अब हमारा अगला प्रश्न है हमारा किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, 1/r4। तो दोस्तों बिंदु आवेशकरण जो तो दूरी पर जो निर्भर करेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और होती है 1/r स्क्वायर, क्योंकि इसका फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। तो दूरी के हिसाब से क्या आएगा 1/r स्क्वायर। दूरी का क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। तो दोस्तों समविभव पृष्ठ का जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, गुण पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, अभिलंबवत गुजरती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा 90 डिग्री। तो कैसे गुजरती हैं, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री। अब हमारा अगला प्रश्न है समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों स्थितियों में इनकी परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इनका जो सही आंसर है वो क्या होगा, आपको श्रेणी और समांतर के सूत्र याद होना चाहिए। तो हमने देखो समांतर क्रम में क्या सूत्र पढ़ा था, समांतर क्रम जो था वो सूत्र था हमारा C बराबर था C1 धन C2, और श्रेणी क्रम में क्या था 1/C बराबर क्या था 1/C1 धन 1/C2। बस इन्हीं सूत्र का उपयोग करके पहले हमें क्या करना है, परिणामी धारिता निकालनी है। पहले उन्होंने क्या बोला था समान धारिता के, तो मान लो कि समांतर क्रम में अपने को पढ़ना है, तो समांतर क्रम के लिए क्या आएगा, समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है उसकी परिणामी धारिता अगर हम C डैश मान लें, पहली धारिता C मान लें, तो उसी समान धारिता की दूसरा धारिता क्या हो जाएगा, संधारित्र C हो जाएगा। तो इसकी परिणामी धारिता हो जाएगी 2C। तो समांतर क्रम में परिणामी धारिता हमने निकाल ली। इसके बाद ऐसा कैसे हमें श्रेणी क्रम में निकालना है, तो श्रेणी क्रम में होता है सूत्र 1/C डैश बराबर 1/C प्लस 1/C। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, C आएगा, और यहाँ 1 + 1 अर्थात इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1/C डैश बराबर 2/C, और C डबल डैश बराबर अगर हम करेंगे तो ये जाएगा C/2। अर्थात समांतर क्रम में जो परिणामी धारिता आई है वो आई है हमारी 2C समीकरण 1, और समांतर क्रम की जो श्रेणी क्रम की जो परिणामी धारिता आई है वो आएगी हमारी C/2 समीकरण 2। अब प्रश्न अनुसार इन परिणामी धारिताओं का अनुपात निकालना है, अर्थात C डबल डैश बटे C डबल डैश करेंगे तो 2C बटे क्या जाएगा C/2। दोस्तों 2 ऊपर जाएगा, C से C कट जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, अर्थात रेशियो कितना आएगा 4/1। तो इसका सही आंसर होगा 4/1। हमारा अगला प्रश्न है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघट्य का, मिश्र धातु का। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अर्धचालक का भी और विद्युत अपघट्य का भी, है ना। दो अर्धचालक का भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और विद्युत अपघट्य का भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है ना। तो ये विकल्प जो है
इसमें दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा, किसी चालक में विद्युत का प्रवाह है धनावेश के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण, अणुओं के प्रवाह के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण। फिर अगला प्रश्न है, ए क्षेत्रफल वाली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है तो कुंडली में 180 डिग्री से कोण से घुमाया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फाई बराबर बी ए कोस थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह कितना दे रखा है हमें? 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का मान होता है 1, तो इसका मान हो जाएगा बी ए। तो इसका सही आंसर होगा बी ए। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धातु का परावर्तांक, तो दोस्तों धातु का परावर्तांक कितना होता है? तो धातु का परावर्तांक होता है अनंत। धातु का परावर्तांक कितना होता है? तो धातु का परावर्तांक होता है अनंत। इसका सही आंसर होगा अनंत। फिर अगला प्रश्न है, दो विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उसके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो दोस्तों द्विध्रुव की जो तीव्रता होती है उसका जो सूत्र होता है वो 1/r³ होता है। अर्थात दूरी अगर हम दुगनी करेंगे तो इसका जो क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा? 1/8। तो इसका सही आंसर होगा 1/8 गुना। कितना हो जाएगा ये? 1/8 गुना। किरचॉफ का प्रथम नियम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रथम नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किसके? आवेश संरक्षण के नियम के। तो इसका सही आंसर होगा आवेश संरक्षण नियम। विद्युत धारा रिक्त स्थान राशि है, तो विद्युत धारा राशि है अदिश। विद्युत धारा कैसी राशि होती है? तो आप सभी जानते हैं विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, सेल के खुले विद्युत परिपथ में इसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल बोला जाता है। विद्युत वाहक बल। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत वाहक बल। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, तो पारा धातु है और धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अधिक। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपने फेराडे का द्वितीय नियम पढ़ा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। हमारा अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? दोस्तों आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर Q आवेश मौजूद रहता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान होता है उस आवेश का 1/ε0 गुना, अर्थात Q/ε0। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ आवेश नहीं दे रखा है। यहाँ बंद पृष्ठ के अंदर क्या दे रखा है? द्विध्रुव। और द्विध्रुव आप जानते हो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना होता है, जिसका नेट आवेश क्या होता है? 0। तो नेट आवेश अगर क्या है? 0 है, तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? जब आवेश का मान 0 है तो 0/ε0 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो बंद पृष्ठ के अंदर अगर द्विध्रुव है, द्विध्रुव का नेट आवेश 0 होता है, इसलिए उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान भी 0 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 0। अगला है, एक विद्युत ध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान 0 होता है? तो आप जानते हो निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका सही आंसर होगा निरक्षीय स्थिति। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका सही आंसर होगा E अनुक्रमानुपाती VD। अगला प्रश्न है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई का n² गुना होता है। अर्थात लंबाई अगर हम 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अर्थात प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। तो इसका सही आंसर होगा 9 गुना हो जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा, एक कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए
तो उसका स्वप्रकृत कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों कुंडली का जो स्वप्रकृत का जो फार्मूला होता है वो μ0 n² A/L होता है। अब ये फेरों की संख्या n² है, अर्थात फेरों की संख्या अगर हम दुगनी करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अर्थात प्रेरकत्व कितना गुना हो जाएगा 4 गुना। इसका सही आंसर होगा 4 गुना। तो दोस्तों याद रखिए n² गुना होता है फार्मूले में प्रेरकत्व फेरों के ऊपर किस प्रकार से निर्भर करता है n² गुना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अर्थात उत्तर कितना जाएगा 4 गुना। लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल होता है, तो ये आपको पता है लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। इसका सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल। अगला है जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा। तो दोस्तों लेंज के नियम अनुसार प्रेरित धारा उन कारणों का विरोध करती है इनके कारणों स्वयं उत्पन्न होती है। विद्युत परिपथ भंग होने पर मुख्य धारा के मान में कमी आती है, तो उस कमी का विरोध करने के लिए वो मुख्य धारा की दिशा में ही उत्पन्न होगी। तो उसकी दिशा क्या कर लेगी, वो मुख्य धारा की दिशा में। तो इसका सही आंसर होगा प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, मुख्य धारा की दिशा में। हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी होता है धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। शंट युक्त धारामापी एमीटर कहलाता है। और क्रम में उच्च प्रतिरोध द्वारा धारामापी जो होता है वोल्टमीटर कहलाता है। फिर लारेंज बल जो होता है QEB sin थीटा होता है। तो ये चौथा नंबर आ जाएगा हमारा। और चुंबकीय फ्लक्स जो है वो कितना होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो होगा फाई बराबर बी ए। तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर बी ए। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुव प्राबल्य जो होता है एम्पियर मीटर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमारी सही जोड़ी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी बहुत सरल थे। दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम, ओम का नियम। बहुत ही शानदार छोटे छोटे प्रश्न थे। तो दोस्तों ये प्रश्न तो आपको अच्छे से याद है। तो आज हमने आपको कक्षा 12वीं के भौतिक विषय का त्रैमासिक परीक्षा के विकल्प को समाधान करा है। आप इसको अच्छे से कारण सहित समझ लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको और अच्छे अपडेट मिलती रहे।